विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। उससे पहले मैं आपका एक क्विकली टेस्ट ले लेता हूँ जरा। आप अपने बैग को प्लीज बी ऑनेस्ट विद यू देखना मत, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज एंड रिकॉलिंग पावर, आप कितना याद कर पा रहे हैं। जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं इसमें। ओके, फिर हम प्रोसीड करेंगे फर्दर। आप मुझे जल्दी से बता देना 2L में क्या लिखा है। कम ऑन, डू इट फास्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, और 2D में क्या लिखा है? कंप्लेंट। कंप्लेंट, ठीक है। ओके, 2R में क्या लिखा है? पुलिस रिपोर्ट। इजी भी पूछ रहा हूं मैं। ओके, 2W में क्या लिखा है? समन। और 2X? वारंट। और विक्टिम कहाँ पे डिफाइन है? WA। कौन से ईयर का है? 2005। 2005 और 9। कम ऑन, टेल मी फर्स्ट। 9। श्योर हैं आप लोग या मेरे कहने पे अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं? No sir, 2009। ओके, 2009। तो थोड़ा ध्यान रहे, गलतियां मत करना, ये बहुत छोटे से ब्लंडर है, ये तो फ्री के नंबर होते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। ओके, तो डोंट मिस इट। अगर हमने कॉग्निजेबल की बात करी है तो नॉन कॉग्निजेबल की बात करी तो कॉग्निजेबल 2C हो गया। ऐसे आप याद कर लेना इसको। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम टुडे, आज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजन होंगे जो शायद आप लोगों ने ना भी पढ़े हो, और पढ़े हो तो शायद क्लैरिटी ना हो। ओके, चलो एक बार बता दीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया की कहाँ बात की गई है? कम ऑन, टेल मी फर्स्ट। सेक्शन 8। ओके, 2K and 8, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने जो टेरिटरी है उसको कितने टेरिटोरियल डिवीजन को कैसे डिवाइड किया है? कम ऑन, टेल मी। 3 स्टेजेस के हैं वो? सब डिवीजन। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन। पहले सब डिवीजन नहीं, सेशन डिवीजन है, ठीक है। अच्छा हाँ, सेशन डिवीजन है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर सब डिवीजन है। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसके बाद हमने कुछ करे थे। अच्छा, सेक्शन 6 में कितने कोर्ट्स की कितने कोर्ट्स के बारे में बताया गया है? सेक्शन 6 4। अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। देखो CJM की यहाँ पर, ठीक है। CJM बेसिकली इसी को बनाया जाता है, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई हम बनाते हैं क्या? CJM बनाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हमने ऑलरेडी यहाँ तक तो कर लिया था, कोर्ट ऑफ सेशन कर लिया, JMIC कर लिया, टू सेकंड क्लास कर लिया। आज हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बात करेंगे। ओके, तो चीज अब जल्दी से क्विकली बता दीजिए। कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एंड अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ओके, अगर डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें हम, DJ की बात, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ओके, एक चीज और बता दीजिए मुझे, ये कहाँ पे दे रखा है? ये DJ के डिस्ट्रिक्ट जज की बात कहाँ की हुई है? आर्टिकल 233। और ये जितनी भी बात कर रहे हैं हमने, जो ऊपर हमने पढ़े हैं 4 लोगों, इन सबका अपॉइंटमेंट, उनके पावर सारी जो दे रखी है वो CRPC में दे रखी है। ओके, CRPC जो नागालैंड है, नागालैंड जो है या कोई ट्राइबल एरिया है, उस पर अप्लाई होगी या नहीं होगी? सर 3 चैप्टर्स अप्लाई होते हैं। कौन कौन से चैप्टर है वो? 8, 10 और 11। 8, 10 और 11, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नाउ प्रोसीड फर्दर। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, अब बेरेक मत देखना प्लीज, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। लेट मी जस्ट सी समबडी आल्सो वांट टू आंसर इट। यस श्रवण,
सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो अभी आपने बताया था डिस्ट्रिक्ट चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप भी आंसर दे सकते हैं। सेक्शन 12 जो किस, हाँ जी श्रवण बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो सेक्शन 233 में आपने डिस्ट्रिक्ट जज बताया है, हाँ जी, और तो इसमें और सर सेशन जज में क्या डिफरेंस होता है? देखो सेशन जज कई सारे हो सकते हैं, क्रिमिनल मैटर देखते हैं, ऐसे ही इसके ये तो क्रिमिनल मैटर देखते हैं सेशन जज, ठीक है। और इनके बराबर में इक्वलेंट एडीजे हो गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये सिविल मामले देखते हैं। लेकिन इन सब ये कई 30,000 में लगभग 10 एडीजे हो सकते हैं, 30,000 में लगभग 10 सेशन जज होंगे, लेकिन 30,000 में इन सबके ऊपर जो बॉस होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे बोलते हैं उसको, इनका बॉस। सेक्शन 9 में जो लिखा हुआ है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज, तो ये सेशन जज की बात कर रहा है या डिस्ट्रिक्ट जज की बात? सेशन जज है, दैट इज कॉल्ड सेशन जज, ठीक है। ठीक है। देखो 30,000 कोर्ट है ना, मैंने आपको एक बार बताया था, एग्जांपल दिया था कि 30,000 कोर्ट में बहुत सारी 100 से ज्यादा कोर्ट्स हैं। एमएम की भी कोर्ट है, सिविल जज की भी कोर्ट है, सीनियर सिविल जज की कोर्ट है, फैमिली कोर्ट्स है, एमएम महिला कोर्ट है, बहुत सारी कोर्ट है, ठीक है। एमएम महिला भी होती है, महिला कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिला, वो महिला से रिलेटेड मामले देखेगी, जैसे अंडर सेक्शन 125 के मामले आ गए वो इसी कोर्ट में जाएंगे, और भी इक्वालिटी वाले मामले इधर चले जाएंगे। लेकिन इस 30,000 कोर्ट में जैसे लिसन फर्स्ट, इसी 30,000 कोर्ट के अंदर सेशन जज भी होंगे, 10 हो सकते हैं, एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं, एडीजे तो होंगे ही होंगे सिविल मामले देखने के लिए। इन सबके ऊपर इस पूरी कोर्ट 30,000 की जो पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, इसको देखने के लिए भी तो कोई चाहिए कि कैसा चल रहा प्रशासन। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक ही इंसान होता है, उसको बोलते हैं डीजे, ठीक है। डीजे ब्रावो मत करना, ठीक है, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज। इसके नीचे इसके सबऑर्डिनेशन में होते हैं सारे सेशन जजेस एंड एडीजे, इनमें से किसी एक को इस पोस्ट पे बिठाते हैं, ठीक है। और ये डीजे कई बार क्या करते हैं, ये डीजे जो होते हैं यहाँ से हाई कोर्ट भी जाते हैं, रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले इनको हाई कोर्ट में क्या बना देते हैं, रजिस्ट्रार, तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है डीजे। और यहाँ पे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, आपको लग रहा होगा ये तो फाइलिंग का काम देखता होगा, अरे रजिस्ट्रार जस्ट इक्वलेंट टू डीजे को ही यहाँ पे लेके आ जाते हैं, रजिस्ट्रार बना देते हैं, ये बात किसी किताबों में नहीं लिखी है, ठीक है। और इनके ऊपर एक जनरल रजिस्ट्रार होता है, एक सेकेंड ना, एक जनरल रजिस्ट्रार होता है, वो ऑलमोस्ट इन सब रजिस्ट्रारों के ऊपर होता है। हाँ जी बोलिए आप क्या कह रहे थे? सर जैसे आपने बताया कि सेशन जज जो होता है क्रिमिनल मैटर्स देखता है और एडीजे जो होता है वो सिविल मैटर्स देखता है, तो सेशन जज से फिर अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में सीधा? हाँ, सेशन जज से अपील हाई कोर्ट जाएगी बस। तो फिर सर ये डीजे का क्या काम रहता है? डीजे का देखो, डीजे की जो कोर्ट है वो सुपरविजन की कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम ये डीजे की जो कोर्ट होती है, डीजे की जो कोर्ट होती है, इनके पास भी मर्डर के मैटर भी आते हैं, इनके पास सिविल के भी मैटर आएंगे, दोनों आएंगे। एक बात मुझे बताइए, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना, आप लोग, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये डीजे है। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो क्या ये क्रिमिनल मैटर नहीं देखता है, क्या ये सिविल मैटर नहीं देखता है? काम तो सारे करने पड़ेंगे ना, तो काम इसको भी सारे करने पड़ेंगे। वो तो पोस्ट का नेम है, लेकिन वो तो बेंच में तो वो भी बैठते हैं ना, सीजीआई भी बैठते हैं। बिल्कुल बैठता है, सीजीआई के साथ बेंच होती है, ये 2 जजेस हो सकते हैं, यस, कई बार सीजीआई प्लस सिर्फ 1 जज होती है, डिवीजन बेंच होती है ना, सुप्रीम कोर्ट में तो डिवीजन ही बेंच है, क्या होती है, डिवीजन बेंच। लेकिन डीजे यहाँ पे अकेला बैठता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज पूरी 30,000 कोर्ट में, क्योंकि 30,000 वैसे मैं 30,000 का एग्जांपल दे रहा हूँ, 30,000 में 3 डीजे हैं क्योंकि बड़ी कोर्ट है। आपके फरीदाबाद में एक ही डीजे होगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर रहा है। वैसे तो फरीदाबाद कोर्ट भी बड़ी है, लेकिन 30,000 की जितनी बड़ी कोर्ट नहीं है। काम पे भी तो डिपेंड है, बर्डन बहुत ज्यादा है, तो इसका काम जो है डीजे का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो है ही, इन सबका एलोकेशन ऑफ देखना, सारा काम बिजनेस वगैरह देखना, सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सुपरविजन की तरह। जैसे यहाँ पे सीजीआई का रोल होता है,
यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का होता है, ऐसे डीजे का होता है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो मैटर देखेगा, डीजे भी मैटर देखेगा, ठीक है। Yes, तो डीजे बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मैटर देखने ही पड़ते हैं इन पे, लेकिन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एक एडिशनल बर्डन है कि इन सबको अपनी सुपरविजन में रखे। अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इसी के तो नीचे आएंगे ना सारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस, ऐसे सीजीआई के नीचे बाकी और जजेस आएंगे। ठीक है। ओके, एंड चलो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मुझे जल्दी से क्विकली बताइए, मैं सिर्फ आपके रिकॉल देख रहा हूँ कि कैसा आप कर रहे हैं। सेक्शन 12 में किस बारे में बात की गई? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसी के पैरेलल अगर मेरे को कोई सेक्शन पूछना है तो कौन सा सेक्शन पूछूंगा? इसी के पैरेलल, हाँ जी 17, बस अब आप इसको याद कर लेना, अब आप याद कर ही लेंगे आई एम श्योर। चलो एक ही सेक्शन पूछना था मेरे को ताकि, और कोर्ट ऑफ सेशन का दे रखा है 9। ओके, क्या कोर्ट ऑफ सेशन का कोई पैरेलल होगा? नहीं होगा। अरे दिल्ली में भी कोर्ट ऑफ सेशन है, और सॉरी दिल्ली में भी कोर्ट ऑफ सेशन है, अच्छा हरियाणा वहां पे भी कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ये तो एक ही होगा ना सेक्शन। अच्छा, ओके, तो जहां से मैंने लिखाने स्टार्ट किया ना 11, 12, 13, 14, 15, इन्हीं का पैरेलल होगा। कोर्ट ऑफ सेशन का पैरेलल मत ढूंढना चाहिए कभी कहो यार दिल्ली में तो, हरियाणा में तो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, क्या दिल्ली में मेट्रो कोर्ट ऑफ सेशन होगा? ऐसा नहीं होगा, ये एक ही तरीके का डेसिग्नेशन। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से quickly। ये सेम रहता है सर जैसे हरियाणा में एक अदर स्टेट में है, तो हाँ जी दिल्ली में भी सेम, बिल्कुल सेम, सेक्शन 9 एप्लीकेबल सेम, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं का ही आप देखेंगे, सिमिलर जो सेक्शन है इन्हीं का होगा। ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अच्छा, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, एक तो देखो दोनों में क्या फर्क है, एक आए हैं जुडिशरी से। अभी जितने भी ईएम की मैं बात करूंगा, आज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करूंगा, ये आए हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी निकले हुए या यूपीएससी से आए होंगे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनका जुडिशरी से लेना देना नहीं है, ना ही ये लॉ ग्रेजुएट होते। इट इज नॉट नेसेसरी, हो सकते हैं, क्या पता कोई लॉ ग्रेजुएट करके यूपीएससी में या ऐसे स्टेट सर्विस कमीशन में जाके उसने नौकरी पाई हो, ठीक है। बड़ी अच्छी पावर की जॉब्स तो होती है यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन से, बट दे आर नॉट अ जज इन द स्ट्रिक्ट सेंस, बट दे आर मजिस्ट्रेट बिकॉज इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की पावर दी गई है ना, इनको लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, जस्टिस नहीं देना आपको, न्याय नहीं देना इनको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसलिए कुछ एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ कुछ जुडिशियल पावर स्लाइटली मैनर में दे रखी है कि ऑर्डर पास कर सके। अब सेक्शन 20 क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 20 अपने बैरेक्स ओपन कर लीजिए, आई जस्ट बी रीडिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। आपसे पहली बात एमसीक्यू के बाद डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ दे रखा है, सीधा सेक्शन आ जाता है। तो अब इन पे सारा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है, इनका जुडिशरी से लेना देना नहीं है। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, डिस्ट्रिक्ट हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, द स्टेट गवर्नमेंट may appoint as many person as it think fit। कौन अपॉइंट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट as many person as think fit to be the executive magistrate and shall appoint one of them to be a DM। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी और इनमें से, इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में से एक डीएम बना देगी। डीएम कौन होता है? जिला अधिकारी बोलते हैं हम हिंदी में, जिला अधिकारी, ठीक है। We were talking about second clause. It says second क्या कहता है? State government may appoint any executive magistrate to be additional district magistrate। अब यहाँ पर देखो एसडीएम को ही, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आपने डीएम सुना होगा, जिला अधिकारी, आपने एसडीएम भी सुने होंगे,
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अभी हम बात करें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो एडीएम भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर द मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। और ये किसको अपॉइंट किया जाता है एडीएम? ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही अपॉइंट किया जा सकता है। may appoint any executive magistrate to be additional district magistrate and such magistrate shall have such of the power of DM। और ADM को equivalent power दी गई है DM की पावर, क्योंकि यह वर्ड क्या जुड़ा है? एडिशनल जुड़ा है। देखो दो चीजों में डिफरेंस है, एडिशनल एंड असिस्टेंट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। असिस्टेंट जो होता है वो नीचे होता है, सबऑर्डिनेशन में होता है, बट एडिशनल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इनको डीएम की ही पावर दी जाएगी अंडर दिस कोड और अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द। बाकी छोड़ सकते हैं, बट ऊपर से थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एडीएम अपॉइंट करा है, डीएम के इक्वल पावर दी है, और किस में से अपॉइंट करा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से। थर्ड पे चलते हैं। चलो थर्ड इज दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट, यू मे लीव इट। फोर्थ इसका एक बार देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द चार्ज ऑफ सब डिवीजन। अब क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट? चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन में, अब यहाँ लिखा है सब डिवीजन में, may relieve him of charge of as the occasion require and the magistrate placed in charge of sub division shall be called। अब यहाँ पर आपने सुना होगा एसडीएम, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही एसडीएम बना सकती है। तो अभी हमने देखा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो वो डीएम हो सकता है, या वो एडिशनल डीएम हो सकता है, या एसडीएम हो सकता है। मैंने ये दोनों इक्विवेलेंट इसलिए रखे हैं कि डीएम का ही थोड़ा सा कार्यभार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, लेकिन जो एसडीएम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये बहुत सारे होते हैं, डीएम के नीचे आते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? 4A क्या कहता है? 4A पे आ जाते हैं। यामिनी, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Harshna, am I audible? Yes, sir. Okay. 4A क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में जनरल स्पेशल ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट के पास की पावर है। देखो इस सेक्शन में, सेक्शन 20 में एक चीज याद रखना, हाई 4A क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में जनरल स्पेशल ऑर्डर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन इट मे डीम फिट इम्पोज डेलीगेट पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू डीएम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो एक बार सिंपली पढ़ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई जो पावर जो है डेलीगेट कर सकते हैं, जो सेक्शन 4 में, सबसेक्शन 4 में दी गई है डीएम को पावर दी जा सकती है। दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एक बार देख लेते हैं, फिफ्थ क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रेक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट। ये वर्ड प्रेक्लूड का मतलब क्या होता है? Prevent or stop from the government from रोकेगा नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं लगाएगा सरकार को ऐसे काम करने से, नहीं रोकेगा। Nothing in this section shall preclude the state government from conferring, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जा सकती है under any law for the timing in force on a commissioner। अब जैसे दिल्ली के अंदर कई जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कई बार क्या हो सकता है, कोई ऐसा स्टेट हो सकता है जहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को ही ऑल और एनी पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ही पावर दे दी जाए। तो दैट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। स्टेट चाहे तो ये प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रोकता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कमिश्नर ऑफ पुलिस को देने से। इज दैट क्लियर नाउ? एक बार आप प्लेन रीडिंग जरूर कर लेना, बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है, इजी सेक्शंस है। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, कई सेक्शन ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। फैक्चुअल क्या होते हैं? जो जैसा लिखा वैसा याद कर लो, कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती। कई सेक्शन ऐसे होंगे जो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, कंसेप्चुअल, जिनके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा होगा। जैसे अगर हम बात करें एफआईआर का जो सेक्शन है, दैट इज फैक्चुअल भी जरूरी है, कंसेप्चुअल भी जरूरी है। एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू, ठीक है, काफी सारी चीजें जो हम करेंगे। क्रॉस एफआईआर क्या होती है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो दैट इज वी हैव टू डील इन डिटेल।
बाकी ये जो सेक्शन है इनको आपसे बैरेट से पढ़ लीजिए। लेट्स प्रोसीड फर्दर। 21 पे आ जाते हैं। अभी हमने बात करी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, अब हम बात करेंगे सेक्शन 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव, आपने कई गाड़ियों पे लिखा होगा SEM लिखा हुआ देखा होगा, और ये रेड से कलर से लिखा हुआ होता है, देखा है कभी? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अच्छा एक बात बताइए मुझे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ड्यूरेशन कितने पीरियड की है, कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है हमको? 1 year. 1 हाँ जी, year. 1 ईयर। कौन बनाता है, कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट की बात हो रही है, हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट। SGM के केस में हाई कोर्ट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देखो एक चीज सुनिए, ये एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 20 से लेकर इसमें हाई कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है, तो हाई कोर्ट कर सकता है, बट यहाँ पर जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है? सरकार का होता है, तो IAS या IAS ऑफिसर हो सकते हैं, और सीनियर IAS को ही आप क्या बना देते हैं, DM बना देते हैं, जिलाधिकारी। तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होंगे? द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, और किस पर्पस, कोई सर्टेन पर्पस हो सकता है इनके लिए, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द सच टर्म एज इट थिंक फिट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जो कि सरकार को उचित लगे, टू बी नोन एज, और ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के में से ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। फॉर अ पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जा सकता है। ये भी वैसे इनका काम भी लॉ एंड ऑर्डर ही है। एरिया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है। और कन्फर्म स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑफ द पावर एज अ कन्फरेबल अंडर दिस कोड, सरकार चाहे तो, ठीक है? आपको ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है, MCQ के क्वेश्चन है सारे जितने भी मैं भी करा रहा हूँ, और आज जो मैं करा रहा हूँ मैक्सिमम 90% MCQ ही है। तो 20 में हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सरकार अपॉइंट करेगी। लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा सेक्शन 22 में? ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करें, हमने एक जगह और पढ़ा है, वो कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 14, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 20, लेकिन ये 20 किसके रेफरेंस में? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इन पे। DM में फ्रॉम टाइम टू टाइम, अभी सबसे बड़ा जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी क्या करेगा? टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी पावर। तो DM ये निर्धारित करेगा कि पर्टिकुलर जो जितने भी उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनका क्या एरिया होगा, लिमिट्स क्या होगी, किसी भी लोकल लिमिट्स क्या होगी, कितने दायरे में वो अपना काम कर पाएंगे, और उनकी क्या पावर्स होगी, ठीक है? और जिलाधिकारी और अल्टीमेटली जितनी भी पुलिस होती है, किसके सामने अकाउंटेबल होती है पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? पुलिस का, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव है। अल्टीमेटली जितनी भी पुलिस है वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है, जिलाधिकारी को बताएगी सारी बात आगे कि हमारे यहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर विफल हो रहा है। और इसीलिए शायद आपको पता होगा सेक्शन 144 धारा के अंदर और धारा 133 के अंदर DM को, SDM को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर है यहाँ पर फॉर द मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, कि वो ऑर्डर दे सके फॉर द रिमूवल ऑफ क्या? न्यूसेंस। उसके एरिया में अगर कोई न्यूसेंस हो रही है, अब न्यूसेंस कैसे हो सकती है? कोई पेड़ गिर जाए, ठीक है? कोई पेड़ गिर गया, कोई रास्ता टूटा हुआ है, अगर हम पहाड़ों में जाएंगे तो वहां पर कई बार लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कोई बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, देन जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ दिस न्यूसेंस
और एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर। और आपको ये भी शायद याद होगा, आपको पता भी, धारा 144 कई जगह भी लगा दी गई किसान आंदोलन को देखते हुए, तो धारा 144 का भी जो एग्जीक्यूशन है दैट इज आल्सो डन बाय डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। अब आपको पता है सिंधु बॉर्डर कई सारी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। वहां पे वो अपना कानून व्यवस्था को देखे, और उसके लिए जो पुलिस है वो क्या कर रही है वहां की, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है डीएम के पास। आई होप इट्स यू कैन रिमेम्बर इट। समझ में आई बातें? तो हम सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो पढ़ेंगे ही, जुडिशरी तो पढ़ते ही, कुछ कुछ जगह पे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पढ़ते हैं। 22 में डीएम निर्धारित करेगा सारा एरिया, पावर्स, डायरेक्शंस, except as otherwise provided by such a definition, the jurisdiction, the power of every such magistrate shall extend throughout the territory of a district. That's not much important. अब इसके नीचे 23 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 23 क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वैसे तो ये मैंने आपको भी ऊपर बताया ही है, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या इनकी हायरार्की रहेगी? सबसे ऊपर डीएम होता है, फिर यहाँ पे एडीएम हो गया, एडीएम के नीचे कई जगह यहाँ एसडीएम होते हैं, और कई बार हमने पढ़ा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हायरार्की होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एडीएम, क्या लिखा है यहाँ पे? अदर देन एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर, अलग से रख लेते हैं इसको यहाँ पे, शैल बी सबऑर्डिनेट टू डीएम। डीएम के नीचे होंगे जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडिशनल का मतलब छोटा नहीं होता है, नीचे नहीं होता। एडिशनल का मतलब होता है साथ में रह के काम करेगा, क्योंकि डीएम अकेले सारा काम नहीं कर सकता, कुछ काम एडीएम को भी देना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ वर्ड असिस्टेंट लिखा जाता इसके जो नीचे होता, तो shall be subordinate to DM and every executive must other than the SDM, other than the SDM। अब यहाँ पे भी हमने SDM को हटाना पड़ेगा, साइड में रख लेते हैं। and other than the SDM exercise power in a subdivision, subdivision में power exercise करेंगे वो, shall also be subordinate to the subdivisional magistrate। ठीक है, द सब्जेक्ट however to the general control of DM। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ यहाँ पर कि डीएम के कंट्रोल में, जनरल कंट्रोल में ये होते हैं डीएम जिलाधिकारी, तो सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो जनरल कंट्रोल में, तो डीएम जिलाधिकारी के होंगे। बाकी इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना ध्यान रखना। और 2 में क्या लिखा है यहाँ पर? डीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम एक रूल्स एलोकेशन ऑफ बिजनेस, यही करता है, जिलाधिकारी है तो सबसे बड़ी पावर है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस ये करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का डीएम कर रहा है। अगर हम जुडिशरी की साइड में जाए तो या तो कोर्ट ऑफ सेशन करता है और सीजीएम करता है। ठीक है, इन दोनों का काम है। और अल्टीमेटली देखो बैरक में तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है, सारा काम वैसे डिस्ट्रिक्ट जज करता है वाला काम, क्योंकि वैसे एक चीज और बता दूं, कोर्ट ऑफ सेशन में से ही किसी एक जज को डीजे बनाया जाता है। डीजे कहीं पे भी सीआरपीसी में नहीं लिखा है, कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन में है। अमंग द एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट है, तो बाकी सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब एक ये हमारा भाई इतना ही आपको पढ़ना था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेकर। बेस 21, 22, 23 4 सेक्शन है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा पीपी, जहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में आता भी। ओके, नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब कई बार ऐसा आता है कि फंक्शनरीज पूछ लेते हैं आपसे, वैसे मेन से क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फंक्शनरीज पूछे जाते हैं कि सीआरपीसी में कौन कौन फंक्शनरीज है। तो पहला हमने कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कोर्ट्स कौन कौन सी होंगी। अभी हमने कोर्ट्स की पावर नहीं पढ़ा, वो आगे आज हम पढ़ेंगे। We'll do that today। ऐसे ही अब यहाँ पर एक तो देखो कोर्ट है, कोर्ट के अलावा अब यहाँ पे कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे।
और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में जानेंगे, वो हमारे पास सेक्शन है, एक तो है 24, एक है 25 और एक है हमारा 25 का ए। 24 में हमने बात करी है पीपी की, ठीक है। तो 24 में हमने बात करी है पीपी के, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एपीपी की बात की गई है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और यहाँ पे की गई है डायरेक्टरेट, डायरेक्टर लिख लेना, फिर एट लिख लेना, ऑफ प्रोसिक्यूशन। और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जो हेड होगा वो होगा डायरेक्टर, और इनके साथ एक और डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाता है। और ये जो डिप्टी डायरेक्टर और ये डायरेक्टर है, इनके नीचे कौन कौन आएगा ये भी आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बन सकता है यहाँ से। ये कब ऐड हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कब ऐड हुआ आपका 2005 में ऐड हुआ है। अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो एक साउथ से, ये नाम मैं भूल गया उनका, माइंड से स्किप हो गया। अब हम बात करते हैं पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपने, मैं कल आपको ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया था, एक तो दिल्ली में या तो आपको पीपी मिलेंगे, एडिशनल पीपी भी मिलेंगे, असिस्टेंट पीपी भी मिलेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये तो आपको दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप हरियाणा चले जाएंगे तो हरियाणा में मिलते हैं या तो डीए मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ठीक है। इस तरीके से, बस नाम का फर्क है, यहाँ पर आ रहा है यहाँ यूपी। यूपी चले जाएंगे, वहां को मिलेंगे एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। इनका क्या प्रोसेस होता है, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। प्रेजेंटली जो, मैं वैसे इस सेक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, अब इसका टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट पे जाएंगे तो टेस्ट है, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। इनका आज भी क्या है, पैनल बनता है, इनका एक पैनल बनाया जाता है। वो पैनल कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो डीएम बना रहा है, एक पैनल होगा जिसमें नाम होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, क्योंकि उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। एट द सेम टाइम ही ड्रॉज अ पैनल, उस पैनल में कौन कौन एडवोकेट्स होंगे जिनको प्रमोट करके, या उन पैनल में से उनका नाम पीपी के लिए सजेस्ट हो जाएगा, फिर इनका इंटरव्यू होता है, देन दे कैन बी कंसीडर्ड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है, एक होता है कैडर बनता है इनका, कैडर। कैडर क्या होता है, जो ऑलरेडी पीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बढ़ बढ़कर आगे आए हैं, असिस्टेंट थे, अब वो एडिशनल पीपी हो गए हैं। तो एडिशनल पीपी से अब इनका नेक्स्ट प्रमोशन पीपी यानी कैडर चल रहा है, ठीक है, कि कब इनका अपॉइंटमेंट हुआ। कैडर का मतलब होता है कौन से ईयर में आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो ईयर वाइज इनकी प्रमोशन होती है। तो जो प्रमोशन होते 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 जो सीनियर होगा वो पीपी बन जाएगा। तो दैट इज अ प्रॉपर वे, क्योंकि यहाँ तो डिस्क्रिशनरी पावर है, डीएम चाहे तो जिस मर्जी को रेफर कर दे, बट यहाँ पे कैडर है, सीनियोरिटी वाइज बना दिया जाता है। दैट इज अ प्रोसेस। आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट का कोई पीपी का एग्जाम नहीं होता है, देयर इज नो एग्जाम ऑफ पीपी। बट इस पीपी को कैसे अपॉइंट किया था, ये दो मेथड है। और आज के टाइम में अगर मैं इस सेक्शन 25 की बात करूं तो इसके लिए टेस्ट होता है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी जो अपने 80 सीटों पे वैकेंसी निकाली है, वो इसी पोस्ट के निकाली है, एपीपी के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए निकाली है। तो यानी इसको तो पूरा टेस्ट के जरिए किया जाता है, ठीक है। टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट में आप क्वालिफाइंग हो, देन यू कैन बिकम अ पीपी। यहाँ पे दिल्ली में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगेंगे आप, क्या लगेंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लगभग 50,000 रुपए के आसपास सैलरी होती है, थोड़ी बढ़ भी गई होगी सेवन पे कमीशन लगा के। तो ये है, इसमें एक फायदा जिन लोगों ने एलएलएम कर रखी है उनको कुछ और सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाता है पहले से।
5,000 रुपए का लगभग फायदा मिल जाता है। ओके, तो दैट इज अ प्रोसेस। इससे पहले दिल्ली के अंदर ये जो पोस्ट थी ये भी इंटरव्यू बेस्ड थी, या ये इंटरव्यू थी, या आप देखो एडहॉक पे, या तो ये टेम्पररी एडहॉक पे रखे जाते थे, बट अब ये वैकेंसी निकाली है तो दोज हु आर एलिजिबल काइंडली फिल इट। अब होता क्या है इसके अलावा, ये जो मैं बात कर रहा था हाँ जी अर्चना, फिल हो ही नहीं रहा, तो उसमें इतना कुछ मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटीज के लिए, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट। अब आप एक काम करो, फॉर्म पे ही नहीं हो रहा। हो गया ना, ओपन हो गया, क्या चीज ओपन हो गया था आपका वो लिंक? हाँ वो तो ओपन हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं ना, तो मेरा जो दिल्ली बार काउंसिल का जो बना था वो मेरा 20 में एक्सपायर हो गया, तो पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा उसका। चलो ये तो थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं, देख लेना व्हाट आई कैन से। चलो जो पीपी है, पीपी जो प्रैक्टिस करते हैं वो हाई कोर्ट में करते हैं, और आप ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन आपको मिलेंगे ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स में मिलेंगे। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में असिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट, यानी जो एमएम की कोर्ट है, जेएम, आईसी की कोर्ट होगी, वहां मिलेंगे आपको असलेंगे पीपी। और अभी मैं ऊपर से बता रहा हूँ, सारा बैरक बहुत दिल्ली है, दिल्ली में प्रोसिक्यूशन होना है, सरकारी वकील चाहिए होगा, कौन पीपी होगा, कौन एपीपी होगा, इन सब के ऊपर इनका काम, इनका कार्यभार, इनकी ड्यूटी, इनकी टाइमिंग, सारी चीज को जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये डिपार्टमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये, लेकिन स्टेट वाइज आता है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये करेगा कंट्रोल। इसमें दो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। डायरेक्टर के अंदर जो जितने भी हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, पीपी, ये सब आते हैं। इसका मैं भी आपको चार्ट भी बना दूंगा, पढ़ते पढ़ते चार्ट बन जाता है इसका, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सुपरविजन में जो होंगे, डायरेक्टर के सुपरविजन में हाई कोर्ट के होंगे, डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे, लोकल के भी होंगे, बट डिप्टी डायरेक्टर के अंदर इसका एक चार्ट बनता है, देखो ऐसे बनेगा वो, यहाँ हम डायरेक्टर लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे डिप्टी डायरेक्टर। मैं आपको दोबारा इसको जब पढ़ेंगे तो और समझ लेंगे। जैसे क्या कहते हैं इसको, पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर 24 क्लॉज 1 and 8, इन पे इनका कंट्रोल रहेगा डायरेक्टर का, सीधे इसके सबऑर्डिनेशन में आएंगे। और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उसके सबऑर्डिनेशन में होंगे ऐसे एडवोकेट जो अपॉइंट हुए हैं 24 के 3 के अंदर, या 24 के 8 के अंदर, या 25 के 1 के अंदर। तो सर ये क्या लिख दिया, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितने भी मैंने बताया 25 के 1 वाले जो होते हैं ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में प्रैक्टिस करते हैं। इतना जो पढ़ा है इसको समझ में आया क्या? ये समझ में आया तो आगे चलते हैं, इसी को दोबारा पेरेंट से पढ़ते हैं। कम ऑन, से यस और नो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, इसमें कुछ ऐसे सेक्शन, सब सेक्शन 7 और 8 ना इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसका ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता देता हूँ, क्रक्स निकालते हैं सारा। सेक्शन 24 का क्रक्स निकालते हैं। पीपी की बात करता है, ठीक है, सरकारी वकील। डिफेंस लॉयर भी होता है, लेकिन डिफेंस में प्रोसिक्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस लॉयर की नहीं बात कर रहा हूँ। तो प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील, जितने भी हाई कोर्ट है, देखो पहला मैंने आपको बताया था जितने भी हाई कोर्ट्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। For every high court, the central government or state government shall, after the consultation with the high court, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, एक सेकेंड इसको यहाँ लिखेंगे, प्लस हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
पीपी अपॉइंट करेगी या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। कोई प्रोसिक्यूशन अपील है, अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सरकार के बिहाफ पे काम करेंगे, ठीक है। तो दो चीज अपॉइंट हो सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। टू पढ़ते हैं जल्दी इसकी कमांड। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस, किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे आरुषि मर्डर केस है उसके लिए अपॉइंट कर दिया। कई और तरीके के हो सकते हैं केसेस, क्लासेस ऑफ केसेस। सपोज करो सीबीआई के मामले हैं तो उसको डेजिग्नेशन दी भाई ये वाला पीपी जो है सीबीआई के ही मामले देखेगा, ठीक है। SC ST के एक्ट हो गए उससे रिलेटेड मामले यही पीपी देखेगा। तो इट कैन बी डन इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी। थर्ड पॉइंट, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पीपी एंड may appoint one or more additional PP for the district. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, यानी 24 के अंदर हाई कोर्ट तो है ही, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। प्रोवाइडेड द पीपी और एपीपी appointed for district may be appointed also be a public or additional PP at the case for another district। जो हमने प्रोवाइजो में क्या लिखा है, अगर किसी एक पीपी को हमने किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया है तो he can be appointed for another district as well। तो एक पीपी दो डिस्ट्रिक्ट को भी संभाल सकता है। फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोर्थ में मैंने स्टार लगा रखा है, इसको देख लेते हैं क्यों लगाया हुआ है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, कई बार पहले क्वेश्चन आता था कि पीपी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अगर हाई कोर्ट की बात आई तो हाई कोर्ट कर रही है। पैनल कौन बनाता है, तो डीएम बनाता है एक पैनल। शैल इन कंसल्टेशन विद सेशन जज से बात करेगा, डीएम जिला अधिकारी सेशन जज से बात करेगा, पैनल प्रिपेयर करेगा। क्या बनाएगा, एक पैनल जिसके अंदर नाम होंगे उन लोगों के जो उसके ओपिनियन में लगता है। तो मैंने आपको कहा ओपिनियन की बात कर रहा है, यानी डिस्क्रिशन पावर है। और डिस्क्रिशन आपको पता ही है कैसी यूज होती है, कि जिसको पीपी बनाया जा सकता है या एपीपी बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ में क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट as PP or APP for district जब तक उसका नाम appear in the panel of the prepared by the DTM। जब तक किसी वकील का नाम जो है वो उस पैनल लिस्ट में नहीं है, he can't be appointed, cannot be appointed, उसको अपॉइंट। यानी डीएम के पास कितनी पावर है, जबकि एग्जीक्यूटिव का है और वकीलों की अपॉइंटमेंट करा रहा है। सिक्स्थ, ऐसा होते हुए भी इसका मतलब क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग। हाँ जी, क्या मतलब है इसका, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे बता सकते हैं क्या बोलते हैं इस क्लॉज को, हम कुछ बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, non-substantive clause, stante clause, स्टैंटे क्लॉज। क्या मतलब होता है इसका, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है, नॉन ऑब्स्टेंसिव क्लॉज। that provision will हाँ जी, हमने बताइए आप। सर one provision will prevail over another provision। अब वो पढ़ के पता चलेगा किस provision की बात है। बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं भाई, कुछ जितना मर्जी लिख लो, इस सेक्शन में जो मर्जी लिख लो, that provision will prevail not with this standing। ऐसा होते हुए anything contained in subsection 5। आपने पैनल की बात करी, ठीक है जी, पैनल बना हुआ है, हमें मतलब नहीं है, हम इसको प्रेफरेंस देंगे। अब सुनिए क्या, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में जो मर्जी लिखा हमें मतलब नहीं है, ठीक है। वेयर इन स्टेट, अगर किसी राज्य के अंदर देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर, अभी बताया था ना, अगर रेगुलर कैडर बना हुआ है ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ठीक है,
कैडर होता है जैसे आपने यूपीएससी की जब पोस्ट निकलते तो भैया मैं 1984 के बैच का कैडर है ना, होता है, सुना है कभी? हाँ जी, सुना है ऐसा? Yes, sir. कि आप कौन से बैच के हो ऑफिसर, कौन से बैच में आप? आईपी वाइज देखते हैं, फिर जो सीनियर होता है जनरली उसको बनाते हैं, जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली तो कैडर देखा बैठ। तो ऐसे ही अगर पैनल हो या ना हो, अगर किसी राज्य ने कैडर बना रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वर्ड क्या लिखा है? शैल। शैल मतलब मैंडेटरी अपॉइंट अ पीपी और एपीपी ओनली फ्रॉम, शैल भी लिखा है, ओनली भी लिखा है, इसका मतलब वहीं से बनेगा। ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सच कैडर, उसी कैडर में से बनेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ये कभी आपने इतना डिटेल में पढ़ा ये सेक्शन? किसने पढ़ा? सर ये पढ़ा है, ये वाला सेक्शन पढ़ा है। ये शैल भी पढ़ो, इसका ओनली भी पढ़ो, तो कैडर करना है तो वहीं से निकालना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऐसा भी तो हो सकता है इस कैडर में कोई भी सुइटेबल ना हो, नो सुइटेबल के कैंडिडेट। आई होप ये बात हमने पढ़ी हुई थी। कोई कई बार ऐसा होता है कि सुटेबल ये पढ़ा था बैकलॉग लेंगे वैकेंसी, तो ऐसे यहाँ पे होगा या नहीं होगा? नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन द सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट दैट गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन एज पीपी और एपीपी एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल। अगर कैडर में कोई बंदा है ही नहीं तो पैनल में से ले लेंगे ना फिर। इज दैट क्लियर? तो ये 6 में जो है ये पैनल की बात नहीं कर रहा, ये कैडर की बात कर। कैडर की बात करता है ना। अगर आपके पास कैडर में कोई ऐसा इंसान है नहीं जो डिजर्विंग हो, नॉट सुटेबल, देन आप किसके पास जाएंगे? डीएम के पैनल को देखेंगे। सब क्लॉज 4 सब सेक्शन बोलते हैं, क्लोज नहीं बोलते वैसे, सब सेक्शन 4 खत्म। एक और बोलते हैं, और बी में क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? रेगुलर कैडर पीओ का मतलब क्या हुआ? कैडर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर व्हिच इंक्लूड इन द पोस्ट ऑफ पीपी by whatever name called which provide for the promotion। अब देखो यहीं से इनका प्रमोशन होता है ना, मैंने आपको बताया था कैडर से ही प्रमोशन होगा, लिस्ट बनी रहती है। और कहां से होता है प्रमोशन? ऑफ किसका होगा? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहां से निकलते हैं ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो ये होती है ना एपीपी की। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन होगा? मींस अ पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पीपी। ठीक है, चलो पलट लो पेज। ये 7, 8, 9 थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 7, 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा देखो, एक होता है, एक हो गया जो रेगुलर पीपी, एक होता है स्पेशल पीपी। क्या लिखा मैंने? एक तो पीपी हो गया भाई, मामले देख ही रहे हैं वो। एक होता है स्पेशल पीपी, पर्टिकुलर टाइप के केस, एससी एसटी के भी केस ये देखेगा, सीबीआई के केस ये देखेगा, एनडीपीएस के मामले ये देखेगा, तो स्पेशल बना दिया ना हमने। तो क्या इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी क्वालिफिकेशन में कुछ फर्क होगा? Yes. 7 और 8। अब यही देखना, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ जिसकी वजह से पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ा। पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एपीपी under subsection 1, 2 or 3 or subsection 6 only if he has been practiced as an advocate for not less than 7 years. सातवां पॉइंट, 7th क्लॉज, एक्सपीरियंस कितना? 7 ईयर इसका चाहिए। इज दैट क्लियर? 7th क्लॉज, 7th सबसेक्शन 7 साल का एक्सपीरियंस। 8वां क्लॉज, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा, स्पेशल वर्ड जुड़ा है ना।
स्पेशल मिठाई अगर लोगे तो थोड़ा पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा चाहिए होगा, 10 साल का चाहिए होगा यहाँ। क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है फॉर एनी, वही हो गया स्पेशल मैंने आपको बताया। तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सो कम से कम 10 इयर्स। इज दैट क्लियर? नोट कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आ जाता है बार बार। Provided the court may permit the victim to engage in an advocate. At the same time क्या होता है, अच्छी एक बात मैंने आपको बताई थी, विक्टिम की साइड से तो इन प्रोसिक्यूशन लड़ता है, ठीक है, सरकारी वकील मिल जाता है विक्टिम को। एट द सेम टाइम विक्टिम चाहे तो अपना खुद का एक पर्सनल एडवोकेट कर सकता है प्राइवेट, बट इस एडवोकेट का काम होगा इसको असिस्ट करना, ही विल असिस्ट। Is that clear? Provided the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist. जो सरकारी वकील होता है उसका काम होता है, जो प्राइवेट वकील है उसको असिस्ट, ये प्राइवेट वकील असिस्ट करेगा सरकारी वकील को। नेक्स्ट पॉइंट, 9th लास्ट पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 and 8, ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी, the period during which a person has been in the practice as a pleader or has rendered before or after the commencement of the service of the public prosecutor and APP. देखो ये सिंपल सा सेक्शन है, ये कोड कब आया? 1973 में। कोई ऐसे वकील भी हो सकते हैं जो इस कोड के आने से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जो प्रैक्टिस कर रहे थे वही वकील, इनका जो प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी काउंट। खत्म हो गया, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा फोकस सिर्फ 7-8 पे कर लेना, कैडर में से तो क्वेश्चन शायद आया नहीं आज तक। पीपी को अपॉइंट कौन करता है? ओके, एपीपी 25 एपीपी, अब आप खुद पढ़ लेना एक बार, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। पर इसमें एक ध्यान रखना, एपीपी जो है, जो इसका प्रोविजन नंबर 1 है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, डिस्ट्रिक्ट के लिए एक से ज्यादा एपीपी को, जिनका प्रोसिक्यूशन का काम का है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में इनकी अपीयरेंस होती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं एपीपी, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। 1A में कुछ नहीं लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर एपीपी को किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस वगैरह दे सकते, दैट्स बहुत सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। ओके, दूसरा जो इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, बहुत इंपॉर्टेंट, नो पुलिस, ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा गया है कई बार, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एपीपी। किसी भी पुलिस ऑफिसर को एपीपी नहीं बना सकते, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड सेक्शन 3, लेकिन नहीं बना सकते, लेकिन इसका जो क्लॉज 3 पढ़ना पड़ेगा, किसको बना सकते हैं। आप मुझे बिगर बैरेट देके बताइए प्लीज, देखना मत बैरेट, अपनी लॉ नॉलेज से बताइए, क्या हम पुलिस ऑफिसर को पीपी बना सकते हैं? जनरल प्रोविजन लिखा है लेकिन वो कि उस नहीं केस बना से सकते। रिलेटेड ना हो जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, और आता भी है, जनरली नहीं बनाते। यामिनी आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। आई होप आंसर, तो वही बोल रही थी जो हर्षा ने बोल बिल्कुल दिया। सेम आंसर ही होना चाहिए। जर्नल देखो, तो जनरल रूल एक होता है एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर 3 में यही लिखा है, इसका एक्सेप्शन समझ सकते हैं आप। अगर एपीपी नहीं है, सरकारी वकील को नहीं मिल पा रहा है, तो डीएम कौन अपॉइंट करेगा? डीएम, जिला अधिकारी।
may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case. ये ध्यान रखना ये कौन अपॉइंट करता है, दैट्स वुड बी वेरी। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वही है कि सीजेएम और सीजेएम फर्स्ट को हाँ सेकंड? जी बिल्कुल, सीजीएम की कोर्ट हो गई, जेएमआईसी हो गई। सीजेएम से नीचे नीचे वाले तो मजिस्ट्रेट ही तो होती है, मजिस्ट्रेट वर्ड जुड़ा है ना। हाँ ठीक है सर, सीजेएम से और नीचे वाले जितने भी सीजीएम नहीं तीनों उसमें बिल्कुल इंक्लूडिंग सी। साल होगी ना। हाँ कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाता असिस्टेंट, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा एपीपी एडिशनल या पीपी जाएगा, एडिशनल या पीपी जाएगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन में। अच्छा जब आप एक बार बताओ ना, मजिस्ट्रेट जब बनते एमएम बनेंगे ना, तो एमएम तो 3 साल का ही कर सकता है। अगर आप एपीपी बन रहे हैं तो आपको कोर्ट ऑफ सेशन में थोड़ी ना जाने देंगे, वहां तो मर्डर के मामले चल रहे हैं, बड़े गंभीर मामले चल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन, चलो वैसे हम श्योर बाद में पूछूंगा, अदरवाइज आपको ऐसे पता ही होगा। एक बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, सेक्शन 31 से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां तक पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे आज उसका। ओके, प्रोवाइजो में क्या लिखा है इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी अपॉइंटेड। 3 में कहा है, देखो 2 में तो जब एक सेकंड इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा लस्सा बन गए। सेक्शन 2 में एक बेसिक बात करिए भाई, ठीक है, नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस को अपॉइंट नहीं, पुलिस किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते एपीपी। बट 3 में कहा भाई ठीक है अपॉइंट कर सकते हैं, अगर तो एब्सेंट है कौन करेगा, डीएम अपॉइंट कर देगा। लेकिन इसका प्रोवाइजो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्या कहता है, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ले लिया है सेम केस में, तो वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? एक इंसान इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, एक इंसान प्रोसिक्यूशन भी करेगा, गलत हो जाएगा ना फिर। ये पुलिस वाला तो भैया जो इसके फेवर की बात होगी वही करेगा, कोर्ट के सामने सारी सच्चाई तो क्या पता ना भी ला पाए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी में क्या लिखा है, इफ इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं हो सकता। क्या हेड कांस्टेबल हो सकता? नहीं होगा। कांस्टेबल होगा? नहीं होगा। क्या सब इंस्पेक्टर हो सकता है? यहाँ पे भी वर्ड इंस्पेक्टर जुड़ा है ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। Yes. नहीं होगा। इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर। अब यहाँ ऐसा ही लिखा होता ना तो चल जाता, कई जगह में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लेनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको जनरल रूल बता देता, तो ऐसा होता नहीं है कि किसी इंस्पेक्टर को उठा के आपने एपीपी का काम ले लिया, कभी होता ही नहीं। सिर्फ रूल बना हुआ 1973 में, 1973 में बना दिया। ऐसा तो आज तक हार्डली मैंने तो कोई केस सुना नहीं किसी पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने एपीपी का रोल निभाया हो कोर्ट में जाके, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो होता है वो ऑफिसर तो होता है, लेकिन इस सेक्शन के लिए वो सब इंस्पेक्टर नहीं चलेगा। आईओ होते हैं, आईओ को बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हम बनाते हैं क्या, सब इंस्पेक्टर ही बनाते हैं। सब इंस्पेक्टर हो सकता है, हेड कांस्टेबल को बना देते हैं आईओ। ये तो एसएचओ डिसाइड करता है किसको कौन सा काम देना है, मामला आया, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। 25A, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल खूब आ रहा है पेपर में 25A, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने आपको बताया था या तो एक डायरेक्टर होगा, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बना दिया गया है, एक विभाग है। इस विभाग का काम क्या है, सुपरविजन कंट्रोल करना, किन पे, पीपी पे, एपीपी पे,
सारा ये प्रोसिक्यूशन देखना है कि सही सुचारू रूप से काम हो, और इसलिए इन्होंने क्या करे, 2 लोग अपॉइंट करें, एक तो डायरेक्टर होगा और एक डिप्टी डायरेक्टर होगा, डीडी हो गया। स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, पहले में तो कुछ लिखा ही नहीं है 25 में, उसमें लिखा है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ये स्टेट का काम है क्योंकि हर स्टेट का अपना प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, तो हर स्टेट की अपना ही एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, और उसका जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा और उसमें डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे जो सरकार को उचित लगे। लेकिन उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी वो 2 में बताई गई है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ओनली तभी वो अपॉइंट होगा, पहली बात तो वो एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, और जिसकी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो कितना बड़ा आदमी हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मिलकर ही स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कंकरेंस से। कंकरेंस का रोल, आई होप यू कैन रिमेंबर, क्या मतलब होता है कंकरेंस? ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कहाँ पे थी? ये हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, कंकरेंस मीनिंग को लेकर। हाँ जी, जजेस ट्रांसफर केस कितने केस है ये? 4 केस नहीं, 4। ठीक है, 4 केसेस हैं। लास्ट में मैं इसको भी रिसेंट वाले को भी ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज 3 है, 3 + 4 कॉन्करेंस होनी चाहिए तभी काम चलेगा। ओके, नाउ 2 हो गया। फिर इसके बाद तीसरा क्या कहता है, हेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पर्सन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो हेड होगा वो डायरेक्टर होगा। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये। आपसे पूछ लीजिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके डिपार्टमेंट में आता है? होम डिपार्टमेंट में आएगा, लॉ एंड ऑर्डर में आएगा, या जस्टिस आता है ना एक डिपार्टमेंट, लॉ एंड जस्टिस, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आप क्या ये पता रखना, गृह मंत्रालय स्टेट लेवल पे जो होता है उसके अंडर आएगा। और ऐसे ही डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे जो सबऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर का। तो यहाँ पर 4th पॉइंट क्या कहता है, डिप्टी वर्ड यूज हुआ है। डिप्टी हमेशा तो थोड़ा नीचे होता है, कई लोग उसको डिप्टी बोलते हैं, इट्स ऑल अप टू हाउ टू गोइंग टू प्रोनाउंस इट। डिप्टी डायरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टर के नीचे होगा। तो इतना सा 5th पॉइंट देख लेते हैं, कम ऑन। जो मैंने चार्ट बनाया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 5th पॉइंट, एवरी पीपी, जितने भी पीपी होंगे, जितने भी एडिशनल पीपी होंगे एंड स्पेशल पीपी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और एज अ केस में भी 8 ऑफ, मैंने तो पहले आपको चार्ट बनाई दिया था 24 के अंदर जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो हाई कोर्ट में अक्सर अपीयर होते हैं। ये किसके सबऑर्डिनेशन में होंगे? ये होंगे आपके डायरेक्टर के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि हाई कोर्ट वाले जो होंगे ना अक्सर वो इसके सबऑर्डिनेशन में होंगे। और अगर हम डिप्टी डायरेक्टर की बात करें, डीडी की बात करें, तो उसके सबऑर्डिनेशन में कौन होंगे? वो होंगे एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, एडिशनल और स्पेशल पीपी अपॉइंटेड अंडर द स्टेट अंडर सबसेक्शन 3 और 8
of 24 and एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो 25 के 1 के अंदर अपॉइंट हुआ है, 25 के 1 के अंदर तो हमारा एबीपी होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। शैल बी सबऑर्डिनेट टू, ये जितने भी होंगे ना ऊपर, ये सारे इसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। 7 पॉइंट्स, the power and the function of director of prosecution, deputy director, and the area for which each of the deputy director of the prosecution shall have the appointed shall be such as the state government. State government निर्धारित कर देगा इनका जो भी काम होगा प्रोसिक्यूशन का, पावर एंड फंक्शन, क्या इनके पावर होंगे, क्या फंक्शन होंगे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर में। लास्ट पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। जितना भी हमने पढ़ा है डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर की जो पावर है, इनके नीचे सारे वकील आएंगे, जितने भी सरकारी वकील है। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइवेट को तो कंट्रोल कौन करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके लिए हमें एडवोकेट्स एक्ट पढ़ना पड़ता है 1961। एक और इंसान है जो हमारे एज एन एडवोकेट ही अपीयर होता है सरकार की तरफ से, उनका नाम है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है, फॉर स्टेट। मुझे कोई बता सकता है कोई आर्टिकल या कोई सेक्शन है इसका? आई होप, बहुत बढ़िया, 165। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिंपल सा है 76। अटॉर्नी जनरल की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमें? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, नैया पार करा देते हैं। और ये इसकी कोई क्वालिफिकेशन है क्या? इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी चल जाएगा। जज ऑफ हाई कोर्ट होगी। जज ऑफ हाई कोर्ट होगी, यानी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट हर्षना? यस। किसकी सर? ये जो हमारे एडवोकेट जनरल जी हैं 165 आर्टिकल के अंदर जो अपॉइंट होते हैं। सर yes sir, 10 year as an advocate in any high court और यहाँ पे जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं तो ये भाई से हाई कोर्ट के हो सकते हैं ना, जज ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर अपॉइंट करेगा इनको, एडवोकेट जनरल को, ठीक है। चलो ओके, ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 भाई इतना ही, इसमें तो डायरेक्ट आपने पढ़ लेना एक बार ध्यान से। चैप्टर नंबर 3 पे मूव करते हैं जल्दी से। डायरेक्ट पढ़ना कितना डिफिकल्ट लगता है ना, भारी हो जाता है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है लेक्चर। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है। अब इसमें से भी कुछ प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद और पढ़ लेना। सेक्शन 28 और 29, 30 और 31, बाकी सब छोड़ दो और एक और पढ़ लो बस, ज्यादा से ज्यादा 26। 27 की 1 मिनट की बात है, वो मैं तुम्हें बता दूं भाई। ये पढ़ने में 1 2 3 4 35 तक कहाँ हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये हमारा 26 से 35 तक है, 26 से 35 तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी याद भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, चलो। अब बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स। भाई कोर्ट की पावर का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्या कौन सी कोर्ट के पास कितनी पावर है, कितने तक का वो हमें ना पनिशमेंट दे सकता है, अगर बड़ा मामला आ गया तो क्या करेगा, घबरा जाएगा या आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्या कर सकता है, विल फाइंड इट आउट।
कुछ और भी बातें होंगी जो मिसलेनियस में बता दूंगा, जो हम बहुत आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता दूंगा। सेक्शन 26, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। लैंग्वेज में क्या लिखा है? कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। मामले कहाँ चलेंगे? ट्राइबल। कितनी आगे की बात कर रहा है? ट्रायल की बात कर रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ट्रायल की बात कर रहा है, बहुत आगे की बात कर रहा है। ट्रायल तो हमारे पास कहाँ है? चैप्टर 17 पे खतरा हो गया, सेक्शन 225 से लेकर 265 में ट्रायल की बात की गई है। लिखते रहिए साथ साथ प्लीज। तो यानी अगर हमने 17 की बात करी, 11 से लेकर 24 तक 17, यानी चैप्टर नंबर 18, 19, 20 और 21। और 21 का एक कौन सा है? प्ली बार्गेनिंग। आई होप यू कैन रिमेम्बर। कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट, समन, समरी। ये किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 26, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल। कौन मुकदमा चलाएगा, किस पे मुकदमा चलेगा, किस कोर्ट का पावर होगी, ये बात कर रहा है। दो चीजें, एक चीज ध्यान रखना, कॉग्निजेंस अलग चीज है, ट्रायल अलग चीज है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉग्निजेंस क्या होता है। कॉग्निजेंस कोई और कोर्ट ले सकती है, ट्रायल कहीं और चलेगा, ठीक है। कॉग्निजेंस ट्रायल अलग अलग है, इंक्वायरी एक बहुत अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन तो आई होप इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस होगी, ठीक है। ये तो अलग सा खेल है। बाकी ये सारा मजिस्ट्रेट का काम है, जजेस का काम है, कॉग्निजेंस कौन लेगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। कहाँ कौन कौन सी कोर्ट से ट्रायल कर सकते हैं? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट। अभी तो बात भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दे रहा है। एनी ऑफेंस इन द, अगर कोई ऑफेंस अगर आईपीसी के अंदर हुआ है, आईपीसी के अंदर हुआ है, मे बी ट्राइड। कौन कौन करेगा? हाई कोर्ट में ट्रायल चल सकता है, सेकेंड या कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, थर्ड। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में कि I mean as per the CRPC which among the following courts are entitled for the trial. Other court, any other court by which such offense is shown in the first schedule to be tried. यानी फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर जो कोर्ट लिखी है, फर्स्ट शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट बना हुआ है कि कौन सी कोर्ट के पास में मैटर चलेगा, ठीक है। आई होप यू कैन रिमेम्बर, ऐसे करके कॉलम्स बने हुए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बेले कॉग्निजेबल है, नहीं है, बेलेबल है, ट्राइबल, सबसे एंड में लिखा है। आप मुझे बता सकते हैं कितने कॉलम है इसमें? हाँ जी, 6 कॉलम। सीरियल नंबर भी तो एक कॉलम है, फिर ऑफेंस बताता है कौन सा ऑफेंस है, फिर बताता है पनिशमेंट क्या है, फिर बताता है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, फिर बताता है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, लास्ट में बताता है मजिस्ट्रेट है कौन है, बाय व्हाट कोर्ट, कोर्ट के बारे में बताएगा। 6 कॉलम है इसमें, ओके। तो शेड्यूल जो हमारी 1 है उसके पीछे लिखा हुआ है कि कौन ट्रायल करेगा, वो कॉम्पिटेंट होगा। कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, अल्टीमेटली देखा जाए तो कौन ट्रायल कर सकता है। प्रोवाइसो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, और कोशिश के लिए ऐसा होना ही चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे 376 के मामले हो गए, रेप के मामले हो गए, अब उससे रिलेटेड जितने भी ऑफेंस ए बी सी डी ई, इसके अंदर ए बी भी आ जाएगा, डी ए डी बी। जिनके पुराने बैरक थे उसमें नहीं लिखा होगा ये, सबके बैरक में लिखा है, नहीं लिखा ये? हाँ जी, कम ऑन टेल मी। कईयों के पुराने बैरक होंगे उसमें नहीं लिखा होगा।
2009 में ये प्रोवाइजो ऐड हुआ, ये ध्यान रखना 2009। क्या कहता है ये प्रोवाइजो कि ये जो मामले हैं, इन मामलों में जो ट्रायल जो चलेगा, अब ऑफ कोर्स ही बात है, एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ है तो उसका ट्रायल जो है वो कम से कम एक ऐसी कोर्ट में चलाया जाए जहां पे शी माइट फीलिंग कंफर्टेबल, और उसको साथ कुछ आई मीन शी वुड बी कंफर्टेबल विद द आई मीन जजेस के सामने वो कंफर्टेबल हो। प्रेसाइडेड ओवर बाय वुमेन के कोर्ट होगी वो, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ये करेंगे। आपको पता होगा इसमें कैमरा प्रोसेसिंग चलती है। क्या होती है कैमरा प्रोसेसिंग? हाँ जी सर रिकॉर्डेड होगी। यामिनी, आई एम ऑडिबल? यस ये क्या होता है कैमरा Yes, sir. प्रोसेसिंग? सर रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा और सर प्राइवेट रूम में होगा, ये कहना चाह रहे हैं। कैमरा प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे मतलब शायद कि सिर्फ open court में ना वकील और होगी। जजेस होते हैं ना। कैमरा प्रोसेसिंग होते हैं जब ऐसे मामले होते हैं ना, रेप के, लड़कियों के साथ छेड़खानी के, तो सारी कोर्ट खाली करा लेते हैं और वहां लिख देते हैं कैमरा प्रोसेसिंग, सिर्फ जो रिलेटेड पार्टीज है वो होंगे अंदर, ठीक है। क्योंकि एक लड़की की भी तो इज्जत को बरकरार रखना है ना, सामने वाला लोग उसी एंगल से देखने लग जाएंगे, फेस ही देख लेंगे, फोटो खींच ले, बहुत सारी कैमरा प्रोसेसिंग होती है जनरल ऐसे मामलों में। और प्रैक्टिकली वुमेन ही लेडी जज होगी, पॉसिबल है तो, ठीक है। और ये बात जो मैंने लिखा ए बी डी ए डी बी ए कब ऐड हुआ बता दीजिए जल्दी से। ये तो सर अभी पता नहीं में 2018 2018 निर्भया के बाद तो नहीं था ये, लेकिन ये अभी रिसेंटली हुआ है 2018। क्योंकि ये पता है क्या है, ये बच्चों के साथ ऑफेंस हो रहे थे ना, 12 साल और 16 साल रेप हो रहे थे ना आईपीसी। काठुआ रेप सुना होगा? काठुआ कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। देखो हाँ, एक है 1983 में अमेंडमेंट आए थे क्रिमिनल लॉज में। कौन सा केस था वो? बहुत बढ़िया, मथुरा रेप केस। मथुरा रेप केस। एक फिर निर्भया में आ गए, फिर एक कठुआ रेप केस में आ रहे हैं, याद रहेंगे। 1983, 2013, 2018, उन्नाव, ठीक है। ये 3 केसेस रहेंगे, ठीक है। क्रिमिनल अमेंडमेंट, किसी चीज के पीछे लॉजिक होता है ना, तो ऐसे याद कर लेना। बी क्या कहता है इसका, बी देख लेते हैं। एनी ऑफेंस इन लॉ शैल व्हेन court is mentioned in this behalf in such law be tried by the such court and when there is no court mentioned, ठीक है। तो सिंपली कह रहा है कोर्ट जो मेंशन है उसी के हिसाब से ट्रायल चलेगा, शेड्यूल 1 देख लेंगे, और जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं पता लगता तो हाई कोर्ट चलाएगा और एनी अदर कोर्ट by which such offense is shown in the first schedule tribal, ठीक है। ये फर्स्ट शेड्यूल की बात मैंने पहले ही कर दी। अगर नहीं मेंशन है कहीं पे तो हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट इज लाइक एन एक्सेप्शन, यू कैन से। अपवाद है, पहले तो हम इसी कोर्ट में जाएंगे जो शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। 26वां इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या है, कोई एफआईआर हुई, मैटर आया कोर्ट के पास, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा। सब ध्यान से सुनना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अब मजिस्ट्रेट क्या देखता है, भाई एमएफएसआई केस है, एमएफएसआई केस है। इस स्टेज को वो सपोज करो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, वो डिमांड भी मांग सकती है, पुलिस कस्टडी मांग सकती है। अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कि भाई नहीं पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं तो जेपीसी में भेज देता है। 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती पुलिस कस्टडी। एक वर्ड हम यूज करेंगे कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है,
अभी तक कोर्ट ने इस पूरे मामले को जब देख रही है दैट इज नॉट अ कॉग्निजेंस, ये कॉग्निजेंस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा दो इसको बाकी सबको। यस सर। एक बात बताइए, अगर मर्डर हो जाता है, इस इंसान को पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। ये पहले बताइए, जिसने मर्डर किया है, अगर पुलिस वाले उठा के लेके आए हैं इसको, ये किसके सामने पेश करेंगे इसको? इसकी जो पेशी होगी 24 घंटे के अंदर, वो किसके सामने होगी? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने होगी या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होगी? मजिस्ट्रेट के सामने। अरे तो मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी। अच्छा, बाकी और लोग नहीं है क्या क्लास में? सिर्फ सीमा, क्या नाम है, अर्चना और यामिनी बोलते हैं। इसने मर्डर करा है तो इसको कहाँ लेके जाएंगे हम? कोर्ट ऑफ सेशन लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे? चलो बताइए, आप दोनों ही बताइए, यामिनी और क्या नाम है, अर्चना। सर मजिस्ट्रेट। ओके, क्योंकि अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें यही पढ़ते आ रहे हैं कि आफ्टर अरेस्ट पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। हाँ जी सीमा। कॉन्स्टी में भी है सर मजिस्ट्रेट। चलो, कई लोगों के आंसर लिख दीजिए अपने जरा यहाँ पर चैट बॉक्स में, बाकी जो लोग लिखना चाहते हैं। श्रेष्ठा। सर। हाँ जी अर्चना। सर ये जो बी है, ये बी क्लॉज है, यहाँ पर सर जो दो चीजें बोली जा रही हैं कि जिन ऑफेंसेस, मतलब पहले वाले में शायद आईपीसी के बारे में बात कर रहा है, दूसरे में एनी अदर लॉ के अंदर कोई ऑफेंस है तो वो ट्राई किया जाएगा जो लॉ के अंदर दिया है, ठीक है, और अगर नहीं दिया तो हाई कोर्ट करेगा। हाँ जी। तो फिर ये इसका जो बी है, सब क्लॉज बी, ये क्या कह रहा है फिर? सब क्लॉज बी का 2। हाँ 2। देखो मैंने आपको एक बात बताई, रूल क्या है। देखो बेसिकली अगर कहीं एम्बिग्यूटी है, कोई दे ही नहीं रखी अथॉरिटी, देन हाई कोर्ट ओनली। अदरवाइज सारा कोई भी मामला हो नीचे की अदालत से ही चलता है, और उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? शेड्यूल बी में लिखा है एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ। अगर उसी कानून में बेसिकली क्या है, जैसे अगर हमने पॉक्सो को बना दिया ना, आईपीसी के अलावा पॉक्सो है, तो पॉक्सो की धारा जो है, आई कैन रिमेम्बर 29 होगी आई गेस, उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन बना रखा है, स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहीं पे ट्रायल होगा ना इसका, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा, नहीं दिया तो या तो हाई कोर्ट, व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन मे बी ट्राई बाय हाई कोर्ट, और अगर ये भी या तो हाई कोर्ट चलाएगी या एनी अदर कोर्ट बाय व्हिच ऑफेंस इज शोन द फर्स्ट क्लॉज इज टू बी ट्रायबल। तो फिर अगर किस में जा सकते हैं, उसका नेचर देख के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो कुछ दे रखा है ना, हमें उस हिसाब से चला लेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, इतनी बड़ी गलती कोई ये कोर्ट करता नहीं है कि पॉक्सो के अंदर यही ना बता रखा हो कि कौन सी जगह मैटर चलेगा। 28 सेक्शन है, ठीक है, 28, 29 नहीं 28। पॉक्सो का 28 है, स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, ऐसा कोई एक्ट होगा नहीं कि स्पेशल लॉ बना दिया और उसमें ये ना बताया गया कि इस मामले को कहाँ चला जाएगा। इतना बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकता, लगता है होगा, मुझे लगता नहीं होगा, बाकी शायद आपको पता हो। आई डोंट फाइंड कि कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए पॉक्सो जैसा, या कोई भी, चलो पॉक्सो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लॉ बना दिया उसमें ये ना बताया जाए कि ये ऑफेंस का कौन ट्रायल करेगा, कौन अथॉरिटी होगी, ग्रीवेंस होगी तो कहाँ जाएंगे। हर एक एक्ट के अंदर बताया जाता है स्पेशल लॉ अगर बन रहा है, ठीक है। हाँ मैं कुछ पूछ रहा था आप लोगों से, बेसिक बात पूछ रहा था, मेरे को आगे के सेक्शन भी कवर करने हैं, 27 और 27 भी करेंगे। ओके ना, मर्डर अगर हुआ है तो जो पेशी होगी वो हम कहाँ करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के पास करेंगे, या कंज्यूमर फोरम में करेंगे, या एनजीटी के पास करेंगे,
या डीएम के पास मजिस्ट्रेट करेंगे, के पास, और कौन है हमारे पास, या लेबर कोर्ट में करेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में करेंगे, कैट की कोर्ट होती है ना, या एमएससी की कोर्ट में करेंगे, या एनआई की कोर्ट में करेंगे, कहाँ कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट। इतनी सारी कोर्ट तो सर हमने सुनी भी नहीं। नहीं सुनिए सर, तो मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे। ये बात करेंगे, सर मजिस्ट्रेट के पास। फोरम में कर सकते हैं, फोरम, नहीं, कंज्यूमर सर। फोरम। अरे कोई नहीं, समाधान सर। थोड़ी ना एनवायरमेंट का मामला थोड़ी ना है, सर वैक्सीन का मामला थोड़ी ना है, सर्विस मैटर थोड़ी ना है, चेक बाउंस थोड़ी ना हुआ है, जिलाधिकारी ये हो सकता है क्या? डीएम हो सकता है? हाँ जी, डीएम हो सकता है क्या? सर डीएम बेल देता है। डीएम बेल नहीं देता। बट पर सर इसके पास सर्टिंग अथॉरिटी नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने 167 कितने लोगों ने पढ़ा ढंग से? 167 सीआरपीसी का सर। हाँ सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं स्पेशली बताता ना, जैसे पॉक्सो बोला था अच्छा तो अंडरस्टूड है वो तो। एक लाइन में आपको दिखाई देता हूँ, ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, चलो किस किस लोगों ने पढ़ा है? बहुत पहले पढ़ा था सर। सो पढ़ के आना फिर आप। ओके चलो बता ही देता हूँ फिर। इसका आपका 167 का 2 का ए पढ़ो जरा। एनी मजिस्ट्रेट में ऑथराइज नॉट विद स्टैंडिंग, टू का where a judicial magistrate not available, transmit to the nearest executive magistrate. टू ए। सर हाँ तो सब वहाँ पे सर, वही मैं definition की बात कर रही थी। दे सकता है कितने दिन की देगा? अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सर नॉट एक्सीडिंग तो ये 7 DM days। तो डीएम बड़ा या ईएम Yes, sir. बढ़ता है? ईएम के अंदर तो की स्पीशीज बड़े की तो चलो बात है कि स्पीशीज है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सब आते हैं, चाहे डीएम हो एसडीएम हो, लेकिन डीएम एक ईएम में से ही चुनकर हम डीएम बनाते हैं। तो जिला अधिकारी जो है 7 साल तक की दे, सॉरी टू से 7 days तक की भी पुलिस कस्टडी दे सकता है। लेकिन चलो इस बात को छोड़ते हैं, ये मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा। और ये चीज ध्यान रखना, कोई भी इंसान कोई क्राइम करके आ रहा है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, JMIC। यस सर। या सीजेएम हो सकता है वो, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेके आते। इसीलिए आपने एक चीज ध्यान लिखा होगा, अभी पेशी की बात आई, पेश कर दिया, अब जब वो कॉग्निजेंस की बात आएगी करेक्ट हुआ ना कि तो आपको एक चीज में शॉर्ट, बिल्कुल ठीक है, आपका नाम नहीं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा घुमाना भी तो पड़ेगा। कॉग्निजेंस की जब बात आएगी, कॉग्निजेंस की जब बात आएगी तो आपको एक चीज मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, 193 एक बार देखना आप लोग, तो उसमें ये तक भी लिखा है 193 में कि नो कोर्ट ऑफ सेशन विल टेक अ कॉग्निजेंस। संज्ञान ये नहीं लेगा, इवन संज्ञान भी ये नहीं लेगा, कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं ले सकता है, इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक अ कॉग्निजेंस, नीचे की कोर्ट लेगी। मेकिंग ओवर होगा। अच्छा ये भी मैं बताऊंगा मेकिंग ओवर क्या होता है, 192 का इसका रिलेशन नहीं है, सिर्फ मेकिंग ओवर नीचे की कोर्ट को जाता है। कमिट आपने सब 3 चीज बताई थी, कमिट कर देंगे भाई, ऊपर का मामला है, बिल्कुल सबमिट, सब ये तीनों के मैं डिफरेंस बताऊंगा अच्छे से, कहाँ इसका यूज है। बट आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू दैट अगर कोई भी मामला हो रहा है तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने नहीं ले जाते, मजिस्ट्रेट के पास लेते हैं। मजिस्ट्रेट कहता है भाई प्रेमा फसाई केस लग रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, पुलिस डिमांड कर लेती है, पीसी चाहिए,
पीसी मिल जाती है। ओके, चलो 27 पे आ जाते हैं। सेक्शन 27, सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। जुवेनाइल कौन है? जो 18 साल से कम है। 16 18 16 16 ईयर। देखो इस एक्ट के अंदर 16 लिखे, लेकिन अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह देखेंगे वहां 18 साल से कम लिखा है। चाइल्ड की डेफिनेशन भी 18 से कम है, जुवेनाइल की भी 18 से कम है। ओके, तो इस एक्ट के हिसाब से तो 16 है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताइए ना, क्योंकि देखो 15 साल का बच्चा भी तो जुवेनाइल होगा, 12 का भी जुवेनाइल है, 17 का भी जुवेनाइल है, लेकिन ये जुवेनाइल इन द रेफरेंस विद टॉकिंग अबाउट 16 ईयर से कम वाले बच्चे की बात कर रहा है बस। अब ध्यान से सुन लीजिए, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एनी ऑफेंस जो इनसे दंडनीय नहीं है, committed by a person who at the day when he appears or is brought before the court it's under, जब वो 16 साल के अंडर में है और जिस दिन उसको पेश किया गया वो 16 साल के अंदर है, may be tried by the CJM, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा, और by any court specially empowered under चिल्ड्रंस एक्ट। चिल्ड्रंस एक्ट है जिसके अंदर एक कोर्ट बनाई गई है, उस कोर्ट के तहत इसका ट्रायल या तो सीजेएम, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर। अब मुझे एक बात बताइए, 16 साल से कम का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका ट्रायल कहाँ चलता है? कम ऑन टेल मी फास्ट। सो एक बार दोबारा रिपीट करो। 16 साल से कम का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका ट्रायल कहाँ चलता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 2015 का एक्ट है, उसके अंदर एक बोर्ड बनाया गया है। उस बोर्ड के अंदर सेक्शन 4 के अंदर जो बोर्ड है वो बोर्ड इसका ट्रायल करेगा, और ट्रायल नहीं करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो यानी ये खत्म हो गई है ना पावर, ठीक है? यानी अब सीजेएम के पास नहीं जाते, कि इनके लिए अलग से कोर्ट बना रखे वहां जाता है मामला। इस बोर्ड के अंदर कौन होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है या एमएम होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। इसके अलावा प्लस 2 और लोग होंगे जो समाज सेवक होंगे, ठीक है? यानी टोटल मिलके इस बोर्ड के अंदर 3 लोग होंगे। और यहाँ पे एक बात और लिखी है ना, रिहैबिलिटेशन वगैरह बात भी लिखी है। तो आपको एक चीज शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, वो सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है एक ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑफेंस किया है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्राइम किया, बच्चों ने क्राइम किया है। कुछ ऐसे होंगे ये तो एक ऐसे जिन बच्चों के अगेंस्ट क्राइम हुआ है। एक तीसरी कैटेगरी हो गई एक ऐसे बच्चे जिनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, रिहैब की जरूरत है, ठीक है? तो 3 एरिया है जुवेनाइल जस्टिस का। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, खत्म कर रहा हूँ इसको बस। इज दैट क्लियर? बट फिर भी अगर सीआरपीसी के रेफरेंस में पूछा जा रहा है तो आप ये 3 अथॉरिटी लिख देना, सीजेएम या चिल्ड्रंस कोर्ट 1960 में जो बनाई गई, या कोई एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है? वहां चलेगा उसका मामला। एक चीज बता दूं, 16 जस्टिस एक्ट है,
ये आप चाहे तो अपनी मन से पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? और एक चीज बता देता हूँ, राजस्थान अगर जाएंगे आप पेपर देने तो राजस्थान में ये एक्ट आता, बड़ा अच्छा एक्ट है, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रोशन, यश, श्रवण, श्रवण यू मे आस्क। हाँ जी बोलिए। सर एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ जी श्रवण बोलिए, आवाज आ रही है? सर आपको वो पूरा कट गया था सर आवाज। ये 3 ऑब्जेक्टिव बता देना सर। ये जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। एक तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ, एक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्राइम किया है, बच्चों ने, यानी बच्चों ने, जुवेनाइल ने ही क्राइम करा। जुवेनाइल इज ऑफेंडर, यू कैन से, जुवेनाइल ही ऑफेंडर है यहाँ पे। एक ऐसे बच्चे, अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है इसका, अब ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने जुवेनाइल के अगेंस्ट ऑफेंस किया होगा, जुवेनाइल के अगेंस्ट, वो लोग। और कुछ, अब तीसरा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, जो सड़कों पे रह रहे हैं, जिनके मदर फादर नहीं है, उनको क्या चाहिए? रिहैबिलिटेशन चाहिए। अभी ये क्यों है? अगर रिहैबिलिटेशन को टाइमली नहीं किया गया, इन बच्चों को टाइम पे नहीं सुधारा गया, तो यही जाकर ऑफेंडर बन जाएंगे। सो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज इन 3 मेन फोल्ड। इसके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और मैं एक बात बताऊं, इसी पर्टिकुलर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अडॉप्शन की भी बात की गई है। अडॉप्शन, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो यतीम थे, गरीब थे, जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। इसमें कारा की भी बात की गई है। कारा 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 है एक इंटरनेशनल बॉडी। हमें बाहर अडॉप्ट करना है उन्हें, तो वो कारा से कंसल्ट करेंगे। सुष्मिता सिंह ने भी इसी के अंडर अडॉप्शन किया था, 2 गर्ल चाइल्ड। एज पर कारा कारा अब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अपनी पढ़ लेना। मेरी आवाज आ रही है यामिनी? हाँ हर्षना। यस सर। सर एक चीज इसमें लिखा है, नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो अगर वो 16 ईयर से कम है और उसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर वो, देखो पहली बार सुनो, इसका यूज ही नहीं होता। ये 1973 का एक्ट बना हुआ है। अब सारा का सारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखेगा, ठीक है? सारा, चाहे वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो तो भी। हाँ सारा वही देखेगा अब, ठीक है? उन्हीं का खेल है। मैंने क्या बताया? लेकिन सर आईपीसी तो वहां पर तो सर 82 में तो दिया हुआ है, 83 में, कि अगर वो 12 ईयर से ज्यादा है तो फिर वो मतलब नॉर्मल, तो क्या उससे, मतलब जनरल, तो सिर्फ वो डिफेंस की बात कर रहा है ना, जनरल डिफेंस की, कि बच्चे को भी तो डिफेंस दिया जा सकता है 7 से 12, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इतना ड्रैग नहीं करना मेरे को, ठीक है? बस इसमें ये समझ लो इसका यूज भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट्स आ चुकी हैं। यूज नहीं, तो फिर भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना थोड़ा सा नॉलेज बता दिया आप लोगों को। इतना कौन पढ़ता है इसको? कभी पढ़ा है आप लोगों ने इतना 27 के अंदर? लेकिन ठीक है, जो चीज मुझे आती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी आ जाए, लेकिन सारी चीज बताऊंगा तो पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा। अब बेसिक समझ लीजिए, बहुत है ना, इससे रिलेटेड पूछना है। सर एक चीज हाँ जी, सर, अगर 16 to 18 है तो फिर तो वो नॉर्मल कोर्ट में ही ट्रायल होगा ना उसका? उसके लिए भी नॉर्मल कोर्ट नहीं, उसके लिए चिल्ड्रंस कोर्ट बनी हुई है अलग से। 16 to 18, हाँ जी, अलग से कोर्ट बनी हुई है। इसका धारा नंबर आप देख लेना, 19 होगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़िए ना एक बार, ठीक है? आप पढ़ लेना इसको।
मैं बता भी देता हूँ उसमें होता क्या है। आवर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट 19 ही है, धारा 19 ही है। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, बल्कि इसमें बहुत, मैं बताना 4 घंटे बोल, लेकिन मैं इससे ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा, जो मेरा पूरा कोर्स जो ट्रैक से आउट ऑफ जाएगा। क्योंकि इसमें एक इंस्पेक्शन भी होती है कि 16 साल से 18 साल के बच्चे का पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है कि क्या वो इतना मैच्योर था, तो उसने जो ऑफेंस किया वो उसकी इंटेंशन क्या थी। देखो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ना कि क्लियर, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। हाँ बताओ, और कुछ पूछना है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2829। ओके, सेक्शन 28 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा स्टार बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो सेंटेंस विद द हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, ओहो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट और सेशन जज में पास। क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सेशन जज ही होगा। डिस्ट्रिक्ट जज लिख दूं क्या? आई कांट राइट डिस्ट्रिक्ट जज हियर, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सेशन जज, बड़ा अच्छा सा प्रोविजन है। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, बहुत बढ़िया, कुछ भी पास कर सकती है, सजा है, मौत, सजा, जो मर्जी, एनी सेंटेंस। लेकिन ऑथराइज बाय लॉ, भाई हाई कोर्ट के लिए भी तो लॉ है, ऑथराइज बाय लॉ। तू क्या कहता है? अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, वाओ, एडिशनल सेशन जज ASJ दोनों may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death, of course ये बात है, ये भी कोई सेंटेंस पास कर सकते हैं, but there is a catch, any sentence of death, लेकिन ये डेथ की सेंटेंस पास नहीं कर सकते। दैट मीन्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट जो इन्होंने डेथ सेंटेंस पास की होगी, इट शुड बी shall be subject to the confirmation of high court. कहां से कंफर्म करानी पड़ेगी हमें? हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन होगी। ये हमने कौन सा पढ़ा? सेक्शन 28। हाई कोर्ट से कंफर्म होगी। हाई कोर्ट से कौन से सेक्शन के अंदर कंफर्मेशन होती है? बता दीजिए जल्दी से, यामिनी, रचना। हाँ जी, 366 366 366 and 368. अच्छा, आप लोगों में से कौन डिफरेंस बताएगा कि 366 और 368 में क्या फर्क है? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? चलो, तो 366 में तो प्रोविजन दे दिया है, लेकिन जो पावर है वो 368 के अंदर है। और चलो सबमिट करेंगे 366 में। सेंटेंस ऑफ अ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द कंफर्मेशन। पढ़ ही लेते हैं, एक लाइन का ही है। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पास अ सेंटेंस ऑफ डेथ, किसने पास करी? कोर्ट ऑफ सेशन ने पास करी डेथ सेंटेंस। The proceeding shall be submitted to High Court and the sentence shall not be executed. जब तक हाई कोर्ट कंफर्म ना कर दे तब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। The court passing the sentence shall commit the convicted person to jail, custody under a warrant. और उस दौरान अगर जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, जेल में भेज देंगे, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ 367 के शॉर्ट में एक बार लाइन में देख लेते हैं बस। पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन, चलो ये बाद में बात करेंगे। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन। अब हाई कोर्ट चाहे तो जो केस सबमिट हुआ है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर यहाँ सिर्फ सबमिट की बात की है। 368 के अंदर कंफर्मेशन मिलेगी और हाई कोर्ट उसको
कंफर्म करेगा, कंफर्म कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कंफर्म ही कर दे, क्या पता हाई कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो। डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी ज्यादा, बाद में पढ़ लेंगे फिर कभी, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो कंफर्म कर सकता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इन एनी केस सबमिटेड अंडर 366 हाई कोर्ट में कंफर्म दी सेंटेंस। या तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट या तो कंफर्म कर देगा और पास एनी अदर सेंटेंस, या तो फिर हाई कोर्ट कंफर्म करेगा या अदर सेंटेंस। भाई डेथ नहीं दो जी, क्या पता हाई कोर्ट ना सेटिस्फाइड हो, 14 साल कर दे, क्या पता। में अनल दी कन्विक्शन, कन्विक्शन को ही खत्म कर दे, हटाओ ये क्या बेकार में आपने कन्विक्शन की बात कर रहे हैं। And convict the accused of any offense of which the court of session might have convicted him, or order a new trial on the same or amend the charges। बिल्कुल खारिज करके कह सकता नया ट्रायल चलाइए, ठीक है। ये चार्जेस को क्या कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, कुछ बदलाव कर दे, चार्जेस नहीं बदलाव कर दे, नहीं एक्विट भी कर सकता है। बहुत बड़ी पावर है यार, एक तरफ डेथ की कंफर्मेशन के लिए भेज रहा है और वो देखो एक्विट कर रहा है, तो ह्यूज पावर। चलो एक बात समझ लेते हैं शॉर्ट में ही। सपोज आप मान के चल लीजिए हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी भाई डेथ सेंटेंस, ये डेथ सेंटेंस दी जाएगी। नाउ जस्ट टेल मी, अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से, कम ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, अपील तो जाएंगे नहीं, वो तो अलग सी बात हो गई। एग्जीक्यूट करा लेते हैं, इंसान को मार ही देते हैं। चलो कौन से सेक्शन में जाएंगे, विच सेक्शन? 371 बड़ा सही सिंपल सा सेक्शन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, आप मैच्योर हैं, सब समझते होंगे। जल्दी बताइए, कोई बात नहीं मैं तो बताऊं भाई, लेकिन थोड़ा सा अप्लाई योर माइंड। सर 371 ये तो सारे अपील 371 में क्या लिखा है, वहां पे क्या करेंगे हम? तो हाई कोर्ट प्रोसीजरिंग केस सबमिटेड टू हाई, अरे करेंगे सर 413 के अंदर सर एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे ना, 413 413 में जाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 413 में तो एग्जीक्यूशन, तो 414 में भी एग्जीक्यूशन लिखा, फर्क क्या है फिर? 413 में भी लिखा है, 414 में भी। 414 में वहां पर जहां पर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया है, और 413 में वो है जहां पर सेशन कोर्ट से कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास में 368 के अंदर आया था, वहां पर कंफर्म करने के बाद चलो बहुत बढ़िया था, समझ में आया सबको क्या? 413 तब होती है अप्लाई जब कोर्ट ऑफ सेशन से मामला आ रहा है और कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन 414 जहां पे डायरेक्ट मामला हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट ने अपने हिसाब से अपील या रिविजन में बदलाव करा है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो अभी आपको कौन सा याद रखना है, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन एक बार और पढ़ूंगा जब मैं इसको डील करूंगा, अपील वगैरह के प्रोविजन में जाएंगे, देन विल डिस्कस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास कितनी पावर है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। श्रेष्ठा, यस सर। श्रेष्ठा, श्रवण, यस सर। क्लियर है बेटा ये प्रोविजन? यस सर। एक बार खुद पढ़ना, इसी सीक्वेंस में पढ़ना। पहले आप पढ़ेंगे 28 और 28 से भी पहले आप पढ़ेंगे 26, ठीक है। 26, 28 इसकी पावर, सेशन सेंटेंस की पावर, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। डेथ सेंटेंस को जमा कर देगा 366 में हाई कोर्ट के पास, 68 में हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है इन तीनों में से एक चीज, और अल्टीमेटली उसको फांसी पे लटकाने के टाइम पे 413 का इस्तेमाल किया था। ये प्रोसेस है। अब आ जाते हैं वापस। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला 366 और 368, 366 में सिर्फ डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए बोला गया है, और 368 के अंदर सेंटेंस की बात की गई, तो वो ऐसा हो सकता है क्या, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मतलब सेंटेंस कर सकता है बिल्कुल। हाई कोर्ट चाहे तो कंफर्म नहीं कर रहा, वो तो कह रहा भाई कम करो, सजेस्ट कर देगा या कम कर। मतलब 368 के अंदर सिर्फ सेंटेंस की बात की है ना, डेथ की तो बात डेथ को कंफर्म कर सकता है ना, लेकिन
तो फिर 366 में क्या कर सिर्फ रहे हैं? जमा हो रही है, एप्लीकेशन जमा हो रही है कंफर्मेशन की, अच्छा डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं जी, ठीक है, प्रोसेस है ना। आगे डिटेल में और करेंगे, अब इस पे काम नहीं चलेगा, ये तो मैं पावर बता रहा हूँ बस, सेशन जज क्या कर सकता है। अब 28 का 3 देख लेते हैं जी। एक तो हाई कोर्ट देख लिया हमने, सेशन जज देख लिया ना। I will just come to the assistant session judge. असिस्टेंट थोड़ा छोटा होता है, इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, असिस्टेंट वर्ड यूज होता है, असिस्टेंट लाइक अ हेल्पर की तरीके से हम कह सकते हैं, या नीचे होता है असिस्टेंट सेशन जज। बट ऑफ कोर्स ही बात है, इनके पास भी बहुत पावर है। क्या पावर लिखा है सेशन में? पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ। ऑथराइज्ड बाय लॉ, ऑफ कोर्स ही बात है, कानून के विरुद्ध तो कोई भी नहीं जा सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं जा सकता कानून के विरुद्ध। तो ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, लेकिन हाँ ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। लेकिन डेथ सेंटेंस दे सकते तो कोई लिमिट तो होगी। यस देयर इज अ लिमिट, ठीक है। क्या क्या नहीं दे सकते? ये डेथ नहीं दे सकते, लाइफ नहीं दे सकते। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आता है? ये 10 साल से ज्यादा तक की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, 10 ईयर्स से ज्यादा नहीं, 10 ईयर से ज्यादा ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज यानी कि वो 10 साल तक ही दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इतना साइन का। अब आ जाता है 29, सेक्शन 29। ये भी सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट ने पास। अब बात करेंगे मजिस्ट्रेट क्या सजा दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कैटेगरी हमने बनाई थी, सबसे ऊपर हमने देखा था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम साहब थे, सीजीएम या सीएमएम भी लिख सकता हूं मैं, कि कितनी सजा दे सकते हैं। may pass any sentence authorized by the law except a sentence of death। ना तो ये डेथ दे सकते, डेथ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, लाइफ भी नहीं दे सकते। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, 7 साल तक ही दे सकते, इससे ऊपर नहीं दे सकते, 7 ईयर से ऊपर नहीं दे सकते। बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछ रहा हूं। अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, इज इट ऑफेंस और नॉट? हाँ जी, Yamini, Shrestha, Yes. Harshna, come on, tell me fast. yes sir। Yes, section 309 of IPC. बताइए। हाँ जी बताइए। अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या ये ऑफेंस है आज के टाइम में? नहीं। कौन सा सेक्शन है? आउट ऑफ द 309 कंटेक्स्ट मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा चलो यामिनी ऑफेंस है या नहीं? यस सर है। एक काम करना सब लोग, मेंटल हेल्थ एक्ट देखना जाके, ठीक है। सर न्यू एक्ट है क्या? तो ये आप सर्च कीजिए ना, आप भी तो कुछ सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जानिए जरा, इसको बताना मुझे। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है, जिसमें 1 साल तक की सजा दी जाती थी, एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है,
जेल डाल देते हैं उसको क्या? ठीक है, थोड़ा इसको देखना आज से क्या एक बार। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 का है वैसे, पढ़ लेना एक बार, जरा देखना, फिर मुझे बताना कि भाई ये क्राइम है या नहीं आज के टाइम पे। बाकी सब लोग सुन रहे हैं? चलो, तो सीजेएम की बात कर रहा हूं मैं। सीजेएम 7 साल तक का ही मामले में सजा दे सकता है, सीजेएम। सेकेंड, अब आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एट द सेम टाइम आई कैन से एमएम। ठीक है, ये कहां तक की सजा दे सकते हैं? ये 3 साल तक की दे सकते हैं, शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन फाइन भी दे सकते हैं। बिल्कुल, फाइन तो सीजेएम साहब भी दे सकते हैं, फाइन सब अथॉरिटीज दे सकती है, फाइन जरूरी नहीं हर चीज को मेंशन करना पड़े। और फाइन ये जो दे सकते हैं 10,000 रुपए दे सकते हैं। पहले ये कीमत जो थी फाइन, सॉरी 5,000 रुपीज तक इसको बढ़ा दिया गया। अमेंडमेंट बार बार पेपर में आ जाता है 2005 में। ठीक है, और द थर्ड वन इज सेकेंड क्लास जेएमआई, सेकेंड क्लास। ठीक है, वो दे सकते हैं सजा नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, 1 ईयर से ज्यादा नहीं होगा, या दोनों दे सकते हैं। और बोथ 2005 में इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, इज दैट क्लियर?